Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important weekly developments with respect to the field of Indian polity. Alright, the polity related current affairs that we are going to cover in this video would be from 1st of August to 7th of August. Alright, so without further ado, let's begin. But like always, let's take a look at the sources. So एक तो हम cover करेंगे Indian Express, Hindu, PIB और हम साथ साथ कवर करेंगे एक न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताया था EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ। तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, EPW और PIB, उनसे इन्हीं सोर्सेज से आज की वीडियो के हमारे न्यूज के सोर्सेज आए हैं। ऑलराइट, तो अब एक बारी नजर डाल लेते हैं कि इश्यूज कौन से कवर करेंगे हम। नाउ इस हफ्ते ना पॉलिटी रिलेटेड इतने ज्यादा इश्यूज नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। होता है ऐसा कभी कभी, किसी हफ्ते बहुत ज्यादा पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, किसी हफ्ते बहुत कम आते हैं। तो इस हफ्ते जो हमने डेवलपमेंट्स ट्रैक करी है ना न्यूज में, वो कौन सी हैं इश्यूज टू बी कवर्ड। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, हिंदू में भी, एक्सप्रेस में भी आप देखेंगे, और PIB EPW में भी थे। तो इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट, इशू ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को 1 साल हो गया जब से आर्टिकल 370 हटाया था। ठीक है, तो आर्टिकल 3 मतलब 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो आर्टिकल 370 हटाया है, काफी टाइम गुजर चुका है। तो एक बार ये आर्टिकल 370, देन आर्टिकल 35A विच इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पे कुछ आर्टिकल्स आए थे, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। इशू ऑफ द अर्स्टवाइल, मतलब पहले, अब तो यूटी बन गया ना जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, पहले ये स्टेट होती थी, तो इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स थे, उनको डिस्कस करेंगे। और एंड में एक EPW में आर्टिकल आया था which is related to the politics of defection। हमने पिछली वीडियो में करा है ना एंटी डिफेक्शन लॉ, राजस्थान का जब केस स्टडी करा था हमने, तो उसमें हमने एंटी डिफेक्शन के बारे में बातें करी थी। तो EPW में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया जो शायद आपके एसए के लिए या पॉलिटी रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये ही 3 आर्टिकल्स हम थोड़ा सा ब्रीफ में, कुछ आर्टिकल डिटेल में हम करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद इशू नंबर 1, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहां न्यू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पिछली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी ना आपकी, वो थी 1986 में। 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और तब से अब तक हमने अपडेट ही नहीं करी थी। अब जाके 2020 में जाके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। सो दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल रिप्लेस द 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी। ऑलराइट, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट खैर, अब इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए, जैसा कि आप जानते हो इतने सालों बाद, कम से कम 34 इयर्स बाद पॉलिसी अपडेट हो रही है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होना तो लाजमी है। सारे न्यूज़पेपर इसे कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हो 3 आर्टिकल हिंदू में आए हैं, 2 आर्टिकल एक्सप्रेस में है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपके PIB में है, तो हम इसको भी देखेंगे। ऑलराइट, नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बारी देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं ये। ऑलराइट, यस, so the union cabinet chaired by PM approved national education policy 2020 on 29th of July। ठीक है, this new policy aims to pave the way for ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं और हम सारे लोग डिस्कस भी करते हैं कि एजुकेशन का जो सेक्टर है ना हमारे कंट्री में, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिफॉर्म्स के तौर पे निकाल रहे हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन द कंट्री, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी। Clear? This policy will replace the 34-year-old national policy on education 1986 में हम कर चुके हैं। अच्छा, एक और फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार करना था ना, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काम दिया था एक कमिटी को, जैसा कि हमेशा होता है। तो वो कमिटी का नाम था कस्तूरी रंगन कमिटी। कमिटी का नाम कस्तूरी रंगन क्यों है? क्योंकि डॉक्टर कस्तूरी रंगन इसके चेयरमैन थे। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिटी ने इसका ड्राफ्ट दिया था, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने वो ड्राफ्ट लिया, उसमें कुछ चेंजेस करे और उसके बाद इवेंचुअली निकाल दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो प्रीलिम्स में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ ही लेते प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज
ड्राफ्टेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 4 ऑप्शन देते तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी थी वो, कस्तूरी रंगन कमेटी। ऑलराइट, चलो अब हमें ये बेसिक फैक्ट्स पता चल गए, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। ऑलराइट, नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया क्या क्या हुआ है उससे पहले हम ये देख लेते हैं ना ब्रीफ में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली क्यों है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही होंगी तभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाल के लेके आए। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं देख लेते हैं, एक करके। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कंट्री में ये कहते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, जो हमारा करिकुलम है, बच्चों को जो सिलेबस में चीजें हैं वो आउटडेटेड है। दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके स्कूल्स इतने आगे पहुंच चुके हैं, हमारे कंट्री का करिकुलम आज भी पीछे है। तो एक तो करिकुलम की प्रॉब्लम है, हमें बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, करिकुलम डिजाइन हो गया, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है आज की दुनिया के हिसाब से, रेलेवेंट कोर्सेज नहीं उन्हें करा रहे। दूसरी चीज जो हमेशा से 60-70 से बोलते आ रहे हैं, 70 से तो खासकर बोलते आ रहे हैं कि हमारे देश में ना लोग डिग्रियां ले लेते हैं पर उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। मे बी उनको जो एजुकेशन दी जा रही है वो जॉब रेलेवेंट नहीं है, उससे उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो आज के जमाने के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। तो जॉब्स का मुद्दा है कि जो पढ़ रहे हैं उससे जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ साल पहले ना नासकॉम एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, नासकॉम ने यह कहा था कि क्लोज टू 16 to 17% ऑफ इंजीनियर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयबल। कहने का मतलब जितने हमारे कंट्री में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना हर साल, उसमें से सिर्फ 16 से 17%, क्लोज टू 17% ही जॉब लायक रेडी हैं, बाकियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तब जॉब में आएंगे। तो इसीलिए डोंट यू थिंक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है, हमें जॉब रेलेवेंट एजुकेशन नहीं दे रहा। मेक सेंस? ठीक है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा फेस करी जाती है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो खासकर, कि टीचर्स की प्रॉब्लम है। एक, टीचर्स इनफ नहीं है, दूसरे हमारे देश में बहुत ज्यादा सब लेवल के, सब स्टैंडर्ड लेवल के टीचर्स हैं जो खुद ही इतनी चीजें नहीं जानते, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन और टीचर्स को लेके बहुत ज्यादा मुद्दे चलते आए हैं। क्लियर? देन चौथा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन बॉडीज में ना करप्शन बहुत है। नाउ हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने बॉडीज बनाई हुई हैं, जैसे यूजीसी है, ये फंडिंग वगैरह देखता है, एआईसीटी है, टेक्निकल एजुकेशन देखता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, और बहुत सारे जैसे पीसीआई है, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी बॉडीज हैं जो कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है अपने पर्टिकुलर कोर्सेज से रिलेटेड। नाउ कहा यह जाता है कि ये बॉडीज पे बहुत ज्यादा पावर है और ये बॉडीज में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ही ज्यादा करप्शन है। जैसे जितने भी फार्मास्यूटिकल के कॉलेजेस नहीं है हमारे, जो फार्मेसी, बी फार्मा वगैरह की डिग्री देते हैं, उनकी ना हर साल इंस्पेक्शन होती है कि वो ठीक से पढ़ा वगैरह रहे हैं या नहीं। नाउ वो इंस्पेक्शन करता है पीसीआई, एआईसीटी भी करता है क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन है, पर पीसीआई भी इंस्पेक्शन करता है। नाउ कोई भी अगर आपका जान पहचान में जिसका खुद का कॉलेज है ना, आप उससे पूछ लेना कि आप इंस्पेक्शन में पास पता कैसे होते हो, कि आप इंस्पेक्शन में ठीक पता कैसे निकलते हैं कॉलेजेस। बहुत ज्यादा पैसा खिलाना पड़ता है जो इंस्पेक्टर्स आते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। बहुत ही ज्यादा करप्ट बॉडी है, बहुत प्रॉब्लम है, और इसमें ना काफी ज्यादा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक पावर भी कॉन्सेंट्रेटेड है इनके पास। तो जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की जो बॉडीज हैं, उनमें बहुत करप्शन है। प्लस कुछ कॉलेजेस में भी तो करप्शन है। जैसा कि आप जानते हो कई कॉलेजेस में, मेडिकल में तो ये बहुत ज्यादा फेमस चीज थी कि पैसे देके एडमिशन हो रहा है, राइट? ये सुना होगा, इंजीनियरिंग में भी सुना होगा, पैसे देके एडमिशन कर रहे हैं, नंबर नहीं लाए, जैसे एग्जाम दिया हो आईआईटी जेईई का, एआईट्रिपल का, नीट दिया हो, पैसे देके एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लास्ट मुद्दा मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि हमारे कंट्री में ना डिवाइड है बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन है, कुछ बच्चे जो एलीट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो जिस स्कूल में जा रहे हैं ना, उनको तो छोटी क्लासेस में इंग्लिश छोड़ो फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई? गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश भी ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही, नॉर्मल लैंग्वेजेस ही ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही। तो डोंट यू थिंक कि 12th के बाद ये जो बच्चे निकलेंगे एलीट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल से, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिवाइड होगा। सारी की सारी जॉब्स एलीट स्कूल्स वाले ले जाएंगे और एक गवर्नमेंट स्कूल वाले बेचारे स्ट्रगल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन का लेवल है वो गिरता जा रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इकोनॉमी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ना गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। कुछ गुड्स होते हैं आपके पब्लिक गुड्स और कुछ होते हैं प्राइवेट गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। नाउ प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें पैसे देके खरीदा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन हो गया, आपका फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपके घर में एसी, फ्रिज वगैरह, ये जो भी चीजें आप खरीद के ले सकते हो ना, वो प्राइवेट गुड है। कोई भी चीज आप मार्केट से जो खरीद रहे हो वो प्राइवेट गुड है। अच्छा, पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड वो गुड है जो सबको अवेलेबल है, उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट या वो देश आपको प्रोवाइड करता है, आपको उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वो पब्लिक गुड पब्लिक गुड वो गुड होगा जो सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नॉन एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, पब्लिक गुड वो गुड जो सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्राइवेट गुड में एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल है, मतलब जो खरीद सकता है वो ही दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो पब्लिक गुड होगा, एक प्राइवेट गुड होगा ना। जनरली कहा जाता है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं ना, वो अपने कंट्री में एजुकेशन को पब्लिक गुड मानते हैं। एजुकेशन को पब्लिक गुड मानना मतलब एजुकेशन सबको दी जाए और एजुकेशन मतलब एजुकेशन में कोई एक्सक्लूड ना हो, सबको हाई क्वालिटी अगर एजुकेशन कोई सरकार प्रोवाइड कर पा रही है तो उस सरकार ने एजुकेशन को बनाया है पब्लिक गुड। और अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन कोई सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो आपको एजुकेशन कहां से मिलेगी? प्राइवेटली खरीद लोगे आप अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा के एजुकेशन ले लोगे, राइट? नाउ जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि एजुकेशन को कंसिडर करना चाहिए पब्लिक गुड, बट हमारे कंट्री में एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। जो सरकार प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन थ्रू सरकारी स्कूल, वहां पे एजुकेशन की क्वालिटी खराब है, इसलिए लोग सरकारी स्कूल में नहीं जाते जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उन्होंने एजुकेशन को बना दिया प्राइवेट गुड। तो कंट्री वही अच्छी होती है जो एजुकेशन को भी पब्लिक गुड समझ के चले, एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी खासी करे। हमारे कंट्री में एजुकेशन पे पब्लिक एक्सपेंडिचर ही बहुत कम है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है तभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खराब है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खराब है तो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एजुकेशन खरीद लेंगे अपने बच्चों के लिए, और उन्होंने उसे बना दिया प्राइवेट गुड। तो द फंडामेंटल थिंग दैट दिस national education policy aims is that education should be treated as public good and government should make sure that in our country education is a public good। ठीक है, सबको हमारे कंट्री में ये बोला जाता है ना, प्रियम्बल में बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब आप गवर्नमेंट सबको इंश्योर कर रही है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन है, फिर हर कोई इंसान अपने टैलेंट के दम पे जॉब ले जाए। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में खराब एजुकेशन है और प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन है, फ्रेंच भी सीख रहे हो आप प्राइवेट स्कूल्स में, तो फिर प्रॉब्लम है, पब्लिक गुड नहीं है। मेक सेंस? तो मेन एम नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। ऑलराइट, ये चीजें फंडामेंटल लेवल पे एड्रेस कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब कैसे एड्रेस कर रही है वो हम देखते हैं। अच्छा, देखने से पहले एक और चीज आपको पता है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, उसे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कहते, उसे हम एचआरडी मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, पहले किसी जमाने में राजीव गांधी की सरकार से पहले एजुकेशन मिनिस्टर ही नाम था। राजीव गांधी जी जब आए तो उन्होंने मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया, एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया। इस बारी अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर ली कि हम वापस पुराने तरीके पे जा रहे हैं, अब से हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाएंगे। क्लियर? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाम चेंज करने की बात चल रही है, नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ।
नाउ ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, इट डील्स विद 3 थिंग्स। एक, इसका फोकस है स्कूल एजुकेशन पे, कि स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बिकॉज बच्चा जो होता है, कहते हैं ना कि बच्चा एक क्ले की तरह होता है, उसे जैसे मोल्ड कर दो वो फिर वैसा ही हो जाता है, फिर बाद में पक्का हो जाता है, फिर नहीं चेंज कर सकते। तो बचपन में ही जो छोटे बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसलिए स्कूल एजुकेशन को रेडिकली ओवरहॉल करने की बात की जा रही है। फिर हायर एजुकेशन में भी तो प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया की कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती वर्ल्ड की। हमारे जो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं ग्लोबली रिनाउंड नहीं है। हमें तो पता है आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स वगैरह के बारे में, पर ग्लोबली स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे फेमस हमारे पास नहीं है। कुछ ना कुछ खराब चल रहा है हायर एजुकेशन में, इसी को एड्रेस करने के लिए एनईपी आई है। और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, जैसे जिसको हम अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन से। ओके, नाउ स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले तो जैसा कि आपने सुना होंगे वर्ड सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट प्लस अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यह कहा गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, कि हर बच्चा जो 6 से 14 की उम्र में है उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब ये गवर्नमेंट ने एज राइट आपको प्रोवाइड करा है, पर इसकी अचीवमेंट अभी तक अच्छे से नहीं हुई है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले भी कुछ होता है, टू सेकेंडरी लेवल विद 100% जीईआर का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब अगर आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90% है, इसका मतलब हमारे कंट्री में 100 बच्चे अगर हैं तो 90 बच्चे ही स्कूल जा पा रहे हैं, 10 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऑलराइट, तो आपका एम है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। तो इसमें आपने एम रख दिया अपना कि बाय 2030 आपके जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन स्कूल्स वो 100% हो, हर बच्चा स्कूल जाए। क्लियर? देन 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। अब कोई बच्चा है जो 12 साल का हो चुका है पर वो कभी लाइफ में स्कूल ही नहीं गया, अब उसको कैसे स्कूल सिस्टम में लेके आओगे? फर्स्ट क्लास में तो डाल नहीं दोगे उसे। तो उसके लिए ओपन लर्निंग सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं उनको और एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, पहुंचाया जाने की बात कर रही है, बिकॉज देयर आर 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनको आपने लेके आना है स्कूल लर्निंग के फोल्ड में। ऑलराइट, देन द करंट 10+2 सिस्टम, आपको पता है ना 10+2 सिस्टम मतलब बच्चे 10th तक पढ़ते हैं, फिर 11वीं 12वीं आती है, उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं, तो स्कूल यहीं तक होता है 12वीं तक। नाउ द करंट 10+2 सिस्टम शैल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर। अब ये क्या स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से सुनना। कहा यह जा रहा है कि 10+2 का सिस्टम अब आप चेंज कर रहे हो, 5 ईयर्स शुरुआत में आप दोगे, बच्चा 3 साल की उम्र से 8 साल तक ये बच्चे 5 में होंगे, 3 में होगा, फिर 8 to 11 तक एक क्लास में जाएंगे, फिर 11 to 14 एक क्लास में जाएंगे, और फिर 14 to 18। आप ऐसे डिवाइड कर लोगे। पहले आपने क्या करा हुआ था, 10वीं तक जाता है, फिर 2 साल एक्स्ट्रा देते हैं, अब आपने ऐसे डिवाइड कर लिया। नाउ पहले जो आपकी स्कूल एजुकेशन भी होती थी ना वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट होती थी, 6 years old, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 3 साल के बाद के बच्चों को भी आप अपने फोल्ड में ले आओ। क्यों? क्योंकि ये यंग एज होती है, और इस एज में भी 3 to 6 years तक भी बच्चों को ट्रेनिंग, अच्छी खासी एजुकेशन जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान सिर्फ 6 साल के बाद के बच्चों का है, ठीक है। अब गवर्नमेंट थ्रू दिस पॉलिसी विल आल्सो फोकस ऑन चिल्ड्रन हु आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 3 to 6 years, ठीक है। इसीलिए ये आपने चेंज करा है कि 3 साल के बाद से आप बच्चे को पकड़ लो और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग, स्कूलिंग, प्री स्कूल जो आप दे रहे हो वैसे करो। तो ये एम करा जा रहा है। ऑलराइट, देन आ जाते हैं आगे। एम्फसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक जो चीजें हैं, थोड़ी बहुत ही लिटरेसी आपको पता होनी चाहिए। न्यूमरेसी मतलब नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक आनी चाहिए। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स।
अब आप कोशिश पता क्या कर रहे हो, जनरली हमारे कंट्री में क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो एजुकेशन का मतलब है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, बस वो करो। पर इस एज में ना, स्कूल की एज में बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, उनका फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी होना चाहिए, उनका फोकस स्पोर्ट्स पे भी होना चाहिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का ही पार्ट है, उनका फोकस म्यूजिक, डांस वगैरह, इन सारी चीजों पे भी होना चाहिए, तभी एक बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग होती है। तो अब जो अब के स्कूल जाएंगे ना, उनका फोकस अब सिर्फ किताबों पे नहीं होगा, इन सारी चीजों पे भी होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, वोकेशनल स्ट्रीम्स मतलब किसी जॉब वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह, कि सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, इन सब के भी मार्क्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कैंपेन भी चलाया था ना, मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स। हमारे कंट्री का स्पोर्ट्स इतना पिछड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि स्कूल लेवल पे हम ट्रेन नहीं कर पाते, तो अब उस पर भी फोकस होएगा। क्लियर? इन स्कूल्स वोकेशनल एजुकेशन वही होता है कि सिलाई कढ़ाई का, इलेक्ट्रीशियन का, ये सारे कोर्सेज भी बच्चे को दिए जाएंगे। अच्छा, ये क्यों दिए जाएंगे स्कूल लेवल पे? ताकि वो जॉब के लिए तैयार भी हो जाए, जॉब रेलेवेंट पढ़ाई भी हो, पढ़ाई के साथ साथ बेसिक एजुकेशन, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए। मेक सेंस? ठीक है। फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स, बच्चों को इंटर्नशिप्स वगैरह पे भी, मतलब बड़े होने के बाद इंटर्नशिप्स भी दी जाए। ऑलराइट, और देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमारे कंट्री में बहुत बारी ये बोला जाता था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था कि पूरे इंडिया में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए कि बच्चे को इंग्लिश भी कराई जाए, बच्चे को हिंदी भी कराई जाए कंपल्सरीली, और बच्चे को उसकी मदर टंग भी कराई जाए। जहां का वो है, तमिल बच्चा है तो उसे तमिल भी कराई जाए, बट कोशिश ये की जाए कि तमिल वाले बच्चे को भी हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो। राइट नाउ इस पे ना बहुत बैकलैश होता था, स्पेशली फ्रॉम सदर्न स्टेट्स। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 5th क्लास तक हिंदी कंपल्सरी नहीं है, बट इंग्लिश भी कंपल्सरी नहीं है, बच्चे को आप ट्रेनिंग दो मदर टंग में उसकी। ठीक है, हाँ, अगर वो इंग्लिश हिंदी सीखना चाहता है तो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ मदर टंग में ही सीखेगा तू, नहीं, कोई कंपल्शन नहीं होगी। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5, किसी किसी केस में ग्रेड 8 तक भी जाएंगे, बट ग्रेड 5 तक तो इन मदर टंग ही होगी या उसकी रीजनल लैंग्वेज में होगी। तमिल है तो तमिल, कन्नड़ है तो कन्नड़, तेलुगु है तो तेलुगु, टुल्लू लैंग्वेज है तुल्लू, वो हो तो वो। ठीक है, नो लैंग्वेज विल बी इंपोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट पे 5वीं क्लास तक कोई लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी कि आपको मैंडेटरी है ये सीखना, हिंदी सीखना मैंडेटरी है। तो एक तरह से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को थोड़ा आप सिरे से खारिज करते हो इससे। अच्छा, एक हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसी पे काम करा है, और हमने शुरुआत में उसे डिस्कस नहीं करा। हमने करिकुलर, करप्शन वगैरह इन सब पे तो डिस्कशन करी है, पब्लिक प्राइवेट गुड, पर एक चीज पे हमने डिस्कस नहीं करा कि हमारे देश में जो एग्जाम्स होते हैं या जो टेस्ट का तरीका होता है बच्चे को असेस करने का कि उसने पढ़ाई करी है या नहीं करी, वो बहुत खराब है। बाकी देश तो पता नहीं कहां तक पहुंच गए, हमारा देश आज भी, हमारे देश में एग्जाम ऐसे सेट होते हैं कि जो रट्टा मारने में तेज है ना, जो लर्न नहीं करता, रट्टा मारने में निपुण है, रट्टा मारने में सबका बाप है, ठीक है, वो नंबर अच्छे ले लेगा। स्कूल लेवल में तो खासकर, स्कूल लेवल में कोई रट्टू तोता होगा, कोई क्रैमर होगा हु इज लाइक वेरी गुड एट क्रैमिंग, तो उसके लिए तो सही है। जो बंदा एक्चुअली सीख रहा है चीजें पर रट्टा अच्छा नहीं मार सकता, वो पीछे आ जाएगा ना। ये असेसमेंट तो कम है, हम लर्निंग आउटकम ही नहीं देख पा रहे कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सीख भी रहा है या सिर्फ घोटी जा रहा है, रट्टा मारी जा रहा है। इसीलिए टेस्टिंग और एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स की बात करेंगे। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या होगा, जो रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बनाया जाएगा उसमें बच्चे के स्पोर्ट्स में भी उसका देखा जाएगा कि कितना आगे है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी देखा जाएगा, वोकेशनल चीजों में देखा जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर म्यूजिक डांस में भी देखा जाएगा, और पढ़ाई में भी देखा जाएगा। बट पढ़ाई को भी कैसे जज करोगे? अब रट्टे वाली चीजों का टाइम खत्म करना है। आप पढ़ाई में भी उसका कि वो सीख रहा है चीजें, वो कैसे चेक करोगे? वो चेक करने के लिए भी आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो। अब रट्टू तोता वाले एग्जामिनेशन नहीं सेट किए जाएंगे। जैसे आपको पता है वेस्ट में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर कोई लिटरेचर की बुक पढ़ाई जाती है ना, तो टीचर उनसे क्लास में पता है क्या बोलता है कि अब आपने बुक पढ़ ली, हमने कर लिए, अब आप इस पे बुक रिपोर्ट लिखो, और बुक रिपोर्ट में ना अपने व्यूज डालो। किसी वर्कबुक एमबीडी की गाइड से मत लेके निकाल लेना कि क्या एमबीडी की गाइड ने बोला दिस ऑथर इज दिस मतलब दिस स्टोरी टेल्स अस, ऐसे नहीं लिखना।
आप अपने व्यूज डालो, जितने ओरिजिनल व्यूज होंगे उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। यहां वेस्ट में लिटरेचर ऐसे पढ़ाई जाती है, यूएसए यूके वगैरह में। अब कितना अच्छा तरीका है, बच्चा बुक फिर अपने हिसाब से पढ़ता है, ओरिजिनलिटी उसकी कायम रहती है, वो एमबीडी या किसी और वर्कबुक से रट के एग्जाम में नहीं लिखता। मेक सेंस? तो ये सारी चीजें ऐसे, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। ओके, A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education। जैसा हमने पहले डिस्कस करा था भाई, टीचर काफी बड़ा मुद्दा है। टीचर की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, टीचर की रिक्रूटमेंट अच्छी होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए और रेगुलर चेक्स होने चाहिए। आजकल तो कई गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई सिफारिश वगैरह से टीचर लग जाता है और फिर मतलब पढ़ाना पढ़ूना उसे आता नहीं। प्लस एक और चीज है, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का होना चाहिए। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को किन किन कामों में लगा देते हैं कि 26 जनवरी की परेड करवानी है, उसमें टीचरों को लगा दिया, बच्चे इकट्ठे करके लाओ, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी, कोई और कई कामों में लगा दिया, पढ़ाने से तो उसका फोकस चला गया। तो टीचर का काम टीचर का है, ये सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन लेके आ रहे हो कि टीचर की ट्रेनिंग कैसे हो, will be formulated by NCTE। ये ऑर्गेनाइजेशन है इन कंसल्टेशन विद NCERT। NCERT तो आपको पता ही है, किताबें पढ़नी ही होती हैं, यूपीएससी में भी पढ़नी होती है। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। ठीक है, आप कंपलसरी कर दोगे कि 2030 तक 4 ईयर बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड डिग्री, जिसमें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे की पढ़ाई कैसे हो, बच्चे को पढ़ाना कैसे है। पता है आपको, वेस्ट में ना, वर्ल्ड में इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कि बच्चा इस एज ग्रुप में कैसे पढ़ता है, उसका दिमाग किन किन चीजों पे रिसेप्टिव होता है, उसे क्या क्या चीजें पसंद आती है। बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के वो अपने टीचर का करिकुलम डिसाइड करते हैं, टीचर की पेडागॉजी डिसाइड करते हैं। ठीक है, पेडागॉजी मतलब पढ़ाने का तरीका, ऐसे ट्रेन करते हैं। हमारे यहां बस डिग्री लेनी होती है, सिफारिश लगवानी होती है, चले जाओ। Now that is something which needs to be reformed। और यही काम करेंगे कि टीचर का करिकुलम देखेंगे और उसे मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी में रिसर्च हुई है उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं हायर एजुकेशन पे। नाउ इसमें ना जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते समझेंगे। ठीक है, जो जो चीजें लिखी हुई हैं, ये एग्जैक्टली PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसमें जो जो चीजें लिखी हुई है ना, मैंने सारी यहां पे लिस्ट डाउन कर ली और आपको नोट्स में भी यही चीज मिल जाएगी। ऑलराइट, नाउ हायर एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है देखते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50%। स्कूल एजुकेशन के लिए आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है 100%। हायर एजुकेशन में बहुत ही कम है, आपका बहुत ही कम बच्चे हायर एजुकेशन +2 के बाद कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो वो आपने रेज करना है टू 50%। 2035 तक जितने बच्चे आपके +2 के बाद निकल रहे हैं, 50% उनमें से कम आपके कॉलेजेस में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इंडिया में ये कहते हैं कि कॉलेजेस बहुत कम है, कॉलेजेस की सीट्स नहीं है, IITs कम है, IIT की सीट्स बढ़ानी चाहिए, मेडिकल एजुकेशन की सीट्स कम है, राइट। तो 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो नए कॉलेजेस, नए ब्रांचेस, ये सब खोला जाएगा। ठीक है, द पॉलिसी एनविजाजेस ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं इसे। ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, जो BA वगैरह की डिग्री होती है, BA, BTech, B.Ed वगैरह, B फार्मा, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं वो ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुला। अभी देखते हैं इस चीज को। क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स and integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification। अब इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड को देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो ना वो ब्रॉड बेस्ड हो, मतलब करिकुलम थोड़ा एडवांस किया जाए। हमारे देश में जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है वो शायद 10 साल पुरानी है, तो उसे और ब्रॉड बेस्ड करो, और एक तो और मतलब अपडेट करो, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अपडेट करो। दूसरा, उसे ब्रॉड बेस्ड करो ना। ब्रॉड बेस्ड और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, चलो मैं आपको एक बता देता हूं एक चीज। लेट्स सपोज आपने कोडिंग वगैरह का कोर्स करा है या एनिमेशन का कोर्स करा है, एनिमेशन में डिग्री ली है। ठीक है, नाउ जैसे ही आपने एनिमेशन में डिग्री ली है ना, आपको कोई वीडियो गेम की कंपनी हायर कर लेती है। ठीक है,
ताकि आप उनके लिए ग्राफिक्स वगैरह बना सको। तो आप गेम इंडस्ट्री में चले गए, ठीक है ना। आपको पता है गेम इंडस्ट्री अब ना बड़ी ऐसी वैसी चीज नहीं रह गई है, गेम इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। अब आपने ग्राफिक्स का कोर्स कर लिया, एनिमेशन का कोर्स कर लिया, आप गेम इंडस्ट्री में चले गए ना। आजकल की जो गेम्स है ना, वो जो गेम बनाते हैं लोग, वो साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट को भी हायर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करते हैं कि मैं क्या ऐसी चीज डालूं, कौन से कलर्स रखूं अपनी गेम में जिससे बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो, मैं कौन से इंसेंटिव रखूं, क्या क्या लेवल्स रखूं जिससे बंदा वहीं टिका रहे मेरी गेम पे। कि कैंडी क्रश जो गेम है, सारी दुनिया उस पर हुक हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो इतनी सिंपल, और उन्होंने कई ऐसी चीजें करी थी, रिसर्च करी थी मॉब साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी में, बिहेवियरल साइकोलॉजी में, जिससे लोग अडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से गेम डिजाइन करी थी। तो गेमिंग इंडस्ट्री में भी अब आर्ट्स के लोग भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, राइट। फिलोसोफर्स भी आ जाते हैं, स्टोरी डिजाइन करने के लिए क्रिएटिव लोग भी आ जाते हैं, लिटरेचर वाले आ जाते हैं कि स्टोरी गेम की अच्छे से डिजाइन करो। नाउ अगर ऐसा हो सकता कि आपके कॉलेज में आप एनिमेशन का सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, और आपने अपनी जो ग्रेजुएशन करी है उसमें आपने साइड में एक साइकोलॉजी का भी पढ़ लिया, साइकोलॉजी की भी छोटे से आपने एक मॉड्यूल लगा लिया, तो आप एनिमेशन भी कर रहे हो पर अपनी डिग्री में साइकोलॉजी भी कर रहे हो, और उसकी आपको वैल्यू मिल रही है। डोंट यू थिंक आप ज्यादा रेडी होगे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए? मेक सेंस? इसी का मतलब है ब्रॉड बेस्ड, क्योंकि दुनिया अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। वी फॉलो एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कहा यह जाता है कि कोई अगर कोडर है, जिसे मतलब जैसे प्रोग्राम्स वगैरह डिजाइन करता है, अगर थोड़ा बहुत उसे साइकोलॉजी के बारे में भी पता हो तो वो शायद और अच्छे से प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है, और किसी चीज के बारे में पता हो। ये तो मैं ऑफ हैंड बता रहा हूं साइकोलॉजी, और बहुत सारी चीजें हैं। हिस्ट्री की नॉलेज कई जगह काम आ जाती है साइंस की फील्ड में, राइट। अगर किसी इंसान को थोड़ा बहुत और चीजों के बारे में भी पता हो तो उसकी एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी, उसकी एनिमेशन की डिग्री ब्रॉड बेस्ड नहीं होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होगी। एक एनिमेशन का डिसिप्लिन हो गया, एक साइकोलॉजी का डिसिप्लिन हो गया, और वो ज्यादा जॉब रेडी होएगा। Make sense? Holistic undergraduate education with flexible curricula. Flexible curricula मतलब अब मैं एनिमेशन के साथ साइकोलॉजी नहीं करना चाहता, मैं सोशियोलॉजी करना चाहता हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं जिस कॉलेज में चला गया उसके प्रिंसिपल ने डिसाइड करा यहां सारे एनिमेटर्स को, सारे बच्चों को एनिमेशन के साथ साइकोलॉजी लेनी पड़ेगी। मेरी चॉइस कहां है? क्या पता मैंने काउंसलिंग, मेरे को पता है कि क्या पता मुझे, मेरा कोई मान लो अंकल वगैरह है, वो किसी गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि बेटा एनिमेशन के साथ साथ अगर आपको साइकोलॉजी आती हो ना तो आप मचा दोगे गेमिंग इंडस्ट्री में। और मैं उस कॉलेज में चले जाता हूं जो साइकोलॉजी नहीं सोशियोलॉजी करा रहा है, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है। फ्लेक्सिबल करिकुला हो, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट हो, यही वाली बात आ गई, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। वोकेशनल में आपको पता ना, ट्रेनिंग वाली, जो जैसे यही सिलाई कढ़ाई वगैरह मैंने आपको बताया था, वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि आप जॉब रेडी हो, क्लियर। एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स? वो ध्यान से सुनना। मान लो आपकी 4 साल की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट बीटेक करनी है आपने, ठीक है। 4 इयर्स की डिग्री है, 2 साल आपने लगा दिए, ठीक है। 2 साल बाद किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए, आज के जमाने में देखा जाए, 2 साल आपने डिग्री वगैरह, 2 साल आपने प्रॉपर डिग्री करी, अच्छे मार्क्स लिए, 2 साल बाद कुछ फैमिली इमरजेंसी होगी, आप नहीं डिग्री कंप्लीट कर पाए। अब दुनिया के लिए तो आप +2 पास ही हो, 12वीं पास ही हो अब दुनिया के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में आपने जो पढ़ा था वो खाली है, आपको पता है, और 12वीं पास जो खाली इंसान होगा उससे तो आप सुपीरियर हो। तो गवर्नमेंट चाहती है और हम ये सारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हो, मतलब 4 साल बाद बंदा अगर निकलता है तो उसको प्रॉपर बीटेक की डिग्री मिल जाए, 2 साल बाद निकलता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाए,
ताकि जॉब वगैरह में वो रेलेवेंट हो। कोई सी कंपनी में अगर वो जाता है तो वो बता दीजिए मैंने 2 साल पढ़े थे, मुझे डिप्लोमा मिला हुआ है, ये रहा मेरा डिप्लोमा, तो मुझे इतने इतने सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, ये सारी चीजें की नॉलेज है। सिमिलरली सिर्फ 2 साल क्यों कहूं, 3 साल का भी होना चाहिए कि खाली 3 साल में उसे सेकेंड ग्रेड डिप्लोमा मिल जाएगा ऐसे, और अगर पूरे 4 साल लगा देता है तो बीटेक मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट ना हो कि डिग्री ले रहे हो, ठीक है, नहीं डिग्री ले रहे तो आप 12वीं पास ही हो, नहीं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। इससे काफी फायदा है। इससे ये फायदा है कि ये लोगों का बेचारे, ये लोग भी जॉब रेलेवेंट हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जो बीटेक की डिग्री कर रहा है, डिग्री की वैल्यू बहुत हो जाती है, राइट, कि डिग्री जिसने कर ली, मतलब 4 साल पूरे कंप्लीट कर लिए, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग तो 2-2 साल में बाहर निकल रहे हैं, तो डिग्री की भी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अच्छा, एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। एग्जिट तो आपको समझ आ गया, विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह दे दिया जाता है। नाउ यूजी एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 or 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद इन दिस पीरियड। यही पॉइंट हमने डिस्कस करा है। नाउ एंट्री की बात करते हैं, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स क्या होने चाहिए। एग्जिट तो हमने कर लिया। लेट्स सपोज आपने अगेन डिग्री कर ली, 4 ईयर की बीटेक की डिग्री थी, ठीक है, आपने 2 इयर्स करे। उसके बाद 5-6 साल बाद आपको जो इमरजेंसी पड़ी थी ना, जिसकी वजह से आपने डिग्री छोड़ी थी, वो इमरजेंसी खत्म हो जाती है और आप सोचते हो यार मैं अपनी डिग्री भी ले लूं बीटेक की, ठीक है। बट आप जिस कॉलेज में थे ना, जो 4 साल की डिग्री लेने गए थे, वो था दिल्ली में, ठीक है, बट आप रहने वाले थे भुवनेश्वर के, ठीक है, और भुवनेश्वर में भी आपने ना कोई पार्ट टाइम जॉब ली हुई है जिससे आप अपना घर वगैरह चला रहे हो। अब अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ के आप दिल्ली में कॉलेज में डिग्री करने तो जा नहीं सकते, पर आपको यह पता है कि भुवनेश्वर में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां मैं अपने बाकी के 2 साल कंप्लीट कर सकता हूं। बट ऐसा कोई सिस्टम थोड़ी है। भुवनेश्वर के आप कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो कहेंगे फर्स्ट ईयर से ही आ भाई, राइट ना। ये सिस्टम खराब है ना। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए पता क्या करा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बना दिया जाएगा। पूरा नेशन वाइड एक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। आपने दिल्ली में जो 2 साल करे थे ना, दिल्ली में जो 2 साल करे थे, उसके आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपको 10 क्रेडिट मिल गए। जो 2 साल कंप्लीट करता है उसे 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जो 1 साल करता है उसे 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, और 4 साल की डिग्री वाले को 20 क्रेडिट मिल जाते हैं। नाउ लेट्स सपोज आपने 2 साल करे, आपको 10 क्रेडिट्स मिल गए। नाउ आपके नाम, आपने 10 क्रेडिट लिए हुए हैं, आपके नाम के सामने गवर्नमेंट के डेटाबेस में चढ़ जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंसान है, इसके पास 10 क्रेडिट है, ठीक है। तो ये होगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपका नाम चढ़ जाएगा और आपके नाम के आगे आपके क्रेडिट्स चल जाएंगे। नाउ 5 साल बाद जब आप भुवनेश्वर में हो, भुवनेश्वर के कॉलेज में जाते हो, उन्हें बोलते हो सर मुझे ना बस 10 क्रेडिट और चाहिए, मैं क्या आपके कॉलेज से 10 क्रेडिट ले लूं? और वो 10 क्रेडिट कहां आएंगे? 3rd ईयर और 4th ईयर से। मैंने 1st ईयर और 2nd ईयर तो दिल्ली से कर लिया था, 3rd और 4th ईयर करूंगा तो मुझे 10 क्रेडिट और मिल जाएंगे। मेरे पास 10 क्रेडिट हैं, ये आप चेक कर सकते हो इससे। क्लियर? तो डोंट यू थिंक इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जाएगा, अच्छा सिस्टम हो जाएगा, वो इंसान भुवनेश्वर में अपनी डिग्री पूरी कर लेगा। मेक सेंस? तो ये करने की कोशिश कर रहे जा रहे हैं, तभी आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स। कि आप 1st ईयर में भी दाखिला ले सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट है, 2nd ईयर में भी ले सकते हो, 3rd ईयर में भी ले सकते हो, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको याद होगा इस स्टार्टिंग में, इस टॉपिक की डिस्कशन की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जितनी भी ये बॉडीज हैं, यूजीसी, एआईसीटी, ये जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, पीसीआई, एमसीआई, ये जितनी भी बॉडीज है ना, इनमें करप्शन बहुत ज्यादा। और करप्शन होने का रीजन क्या है कि इनमें पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इस गवर्निंग बॉडी, ये जो रेगुलेटिंग बॉडीज होती है ना, इन्हें रिफॉर्म करने के लिए आपने पता क्या करा है? आपने बनाया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, दे विल नाउ बी रेगुलेटेड अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हां, बस आपको एक चीज याद रखना है कि ये मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन, LLB और MBBS की डिग्री को नहीं देखेगा, उसके लिए अलग बॉडीज हैं, ठीक है। नाउ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रिप्लेस ऑल दीज बॉडीज एंड विल रेगुलेट द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ इनमें करप्शन इसलिए थी क्योंकि सारी पावर इनमें कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो उस पावर को ब्रेक करने के लिए आपने पता क्या करा है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है।
एक पार्ट का नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम होगा सिर्फ रेगुलेट करने का कॉलेजेस को कि ये ठीक से चल रहे हैं, इनकी लैब्स मेंटेन्ड हैं, टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, प्रिंसिपल है भी या नहीं है। ठीक है, कई कॉलेजेस ऐसे थे जो प्रिंसिपल ऐसे रखे हुए थे डमी, कि जब इंस्पेक्शन हो एक बंदा बुला लिया, उसको पैसे दे दिए, वो प्रिंसिपल एक्ट करता था, राइट। तो ये सब प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो चीज। देन दूसरा पार्ट होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जनरल एजुकेशन काउंसिल ना करिकुलम देखेगा, स्टैंडर्डाइजेशन देखेगा, पेडागोजी वगैरह देखेगा, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजें देखेगा कि बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है वो कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है। देन हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये जो ग्रांट्स का काम है ना, ये यूजीसी के पास था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था इसका नाम। यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देते हैं, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना, उनको सेंटर से ग्रांट्स मिलती हैं, स्टेट से भी ग्रांट्स मिलती हैं। किस हिसाब से ग्रांट्स मिलती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं, कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए, वो अब HEGC के पास होगा। एंड लास्ट नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल मतलब एक्रेडिटेशन देगा, मतलब कि ये ग्रेड का इंस्टीट्यूट है, ये ग्रेड का है, कि ये मतलब कॉलेज तो मैं भी खोल दूं, ठीक है, और कॉलेज में मैं डिग्री भी दे दूं, मेरे को क्या हक है डिग्री देने का। डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, पर उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि आप डॉक्टर हो, आप दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कल को 4 किताबें बिना कॉलेज गए मैंने पढ़ ली, मैंने डिग्री नहीं ली, मैं डॉक्टर बन के बैठा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे एक्रेडिटेशन चाहिए, वैसे ही कॉलेजेस को भी एक्रेडिटेशन चाहिए, तो वो NAC देगा। क्लियर। Higher Education Commission of India will be set up as a single overarching umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal. इनके लिए अलग है, MCI वगैरह रहेगा। हाँ, ये जो नॉर्म्स है ना, ये दोनों पे अप्लाई होंगे, पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पे भी, प्राइवेट पे भी। तो पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स, रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन, एकेडमिक्स वगैरह वगैरह। हाँ, एक और चीज ये कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि 15 सालों में ना अफिलिएशन का जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, ताकि कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के अलावा थोड़ी ऑटोनॉमी मिले, कॉलेजेस अपने हिसाब से डिसीजन ले। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी से जो ऑर्डर आ गया वही मानना पड़ेगा, नहीं, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देने के लिए आप अफिलिएशन का सिस्टम खत्म करने वाले हो 15 सालों में, ताकि कॉलेजेस आर मोर ऑटोनॉमस और अपने डिसीजंस भी खुद ले सके अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं और जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी याद है आपको, जो मैंने बोला था इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, कई साइकोलॉजी, एनिमेशन वगैरह, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरूज एट पार विद IITs, IIMs, यहां पे रिसर्च होती है IIT, IIMs, तो इनकी क्वालिटी के आप मेरू बनाओगे। To be set up as models of best multidisciplinary education of global standards। के एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड है तो सिर्फ इंजीनियरिंग है ना, उसमें मिक्सचर भी हो, साइकोलॉजी के इनपुट्स भी आए, सोशियोलॉजी के भी आए, हिस्ट्री के भी आए। उसके लिए आप रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाओगे, मेरूज। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना रहे हो, विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। ये कहा जाता है ना कि हमारे कंट्री में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनमें प्रॉब्लम ये है कि वहां इनफ रिसर्च नहीं होती। हमारे यहाँ से रिसर्चर, साइंटिस्ट इतने नहीं निकलते, और जो निकलते हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं, USA वगैरह, तो वैसा ना हो। देन अदर्स में क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी आप बना रहे हो, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF will be created to provide a platform for free exchange of ideas। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, हमारी जो एजुकेशन है वो जेंडर इंक्लूसिव हो, मतलब फीमेल के लिए भी ज्यादा किया जाए, उसके लिए NEP emphasizes setting up of gender inclusion fund, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स। हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन इंक्लूसिव हो, कोई बाहर ना रह जाए। हम अपनी एजुकेशन को पब्लिक गुड बनाना चाहते हैं, प्राइवेट नहीं रहना देना चाहते। तो जो एरियाज हैं जहां पे स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं है, उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाओगे। फीमेल्स के लिए आप जेंडर इंक्लूजन फंड करोगे। इंक्लूसिव ग्रोथ आप चाहते हो, सबका साथ सबका विकास, वो चीज है। न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब एक लैंग्वेज से ज्यादा बोलने के लिए। In both schools and higher education, National Institute of Pali, Persian, Prakrit, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. Languages पे ज्यादा रिसर्च हो, और ये जो neglected languages हैं, पाली, प्राकृत, पर्शियन, इन पे भी फोकस दिया जाए।
The center and states will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of the GDP at the earliest. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंडिचर है, जिसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं एजुकेशन पे, वो बहुत कम है, 2% के आसपास होगा, 1 से 2% के आसपास। हम चाहते हैं कि ये 6% तक लेके आया जाए, पर आपको पता है बहुत सारे लोग इससे भी नाखुश हैं। 6% ऑफ व्हाट बाय द वे? 6% ऑफ जीडीपी। आपके जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पे जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, बट बहुत सारे लोग इससे भी नाखुश हैं। ठीक है, कोठारी कमीशन बैठा था 1960s 50s में। कोठारी कमीशन नहीं कहा, एजुकेशन पे ही बैठा था 1956 50s या 60s में, इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने ही कह दिया था कि यार उस टाइम 50s 60s में कि कम से कम 10% आपकी जीडीपी का एजुकेशन पे जाना चाहिए। भाई आप फ्यूचर जनरेशन तैयार कर रहे हो। अगर आप इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हो तो इंडिया सुपर पावर इंडियन से ही बनेगा। तो डोंट यू थिंक आपको फ्यूचर में जो इंडियंस आएंगे उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्चर्स आए, हाई ब्रेन के लोग आए जो देश को आगे लेके जाएं। तो 10% तो कोठारी कमीशन ने कहा था। तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कोठारी कमीशन की मान लो, आप अभी भी 6% पे हो। खैर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम 6% पे तो जाएंगे। बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं दैट वी नीड टू increase it further. मतलब it shouldn't be 6% only, it should be close to 10%. And if someone advises the government to increase it even more than 10%, then that's also welcome. ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? यही कुछ चीजें हैं कि आपका 6% से ज्यादा हो, मतलब 6% भी इनफ नहीं है, उससे ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो। ये जो पॉलिसी में बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी हैं, पर ये इंप्लीमेंट होंगी, उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हो। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है ना, जैसे 6% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर दे, पर इसमें भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का ज्यादातर ना एक्सपेंडिचर चले जाता है स्कूल बनाने में। लेट्स सपोज बिल्डिंगें खड़ी करी जा रहे हैं, हर साल 6% खर्चा कर रहे हैं और बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करी जा रहे हैं। बट उन बिल्डिंगों में, वो बिल्डिंगों में अगले साल दरारें आ जाती हैं, ढह जाती हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। नई बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं, जो पुरानी बिल्डिंग है उसको मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। तो आपका ध्यान सिर्फ नई स्कूल की बिल्डिंग बनाने में ना हो, पुरानी स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस में भी हो। तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करोगे या बनाओगे फॉर एजुकेशन, उसका एक तो आपने बनाना है, उसे क्रिएट करना है नया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसा चाहिए, और आपने मेंटेन भी करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको। ऑलराइट, तो यहां खत्म होता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब हम आ जाते हैं द J&K इशू पे। नाउ जो J&K इशू है उसमें काफी आर्टिकल्स अगेन बहुत सारे आए थे। 2 हिंदू में आर्टिकल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, J&K एंड लद्दाख अ ईयर ऑन, 1 साल बीत चुका है जब से आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, और आर्टिकल 35A एब्रोगेट किया था। नाउ इन आर्टिकल्स में क्या है, इन आर्टिकल्स के बेसिक्स क्या हैं, ये अगर आपको जानना है तो अगेन आई वुड एडवाइज कि आप इस वीडियो के बिगिनर सेक्शन में चले जाना। बट जो लोग जा चुके हैं उन्हें पता है कि आर्टिकल 370 से क्या होता था और आर्टिकल 335A का क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद की डिस्कशन हम देखेंगे इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलें फिर, चलो। नाउ ये तो आप देख ही चुके हो बिगिनर सेक्शन में कि आर्टिकल 370 का क्या सिस्टम है, आर्टिकल 35A का क्या सिस्टम है। हम आ जाते हैं इन आर्टिकल्स में जो मेंशन किया गया है, प्रोज एंड कॉन्स बताए में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये स्टेप था with respect to article 370 and article 35A। नाउ ऐसा ही हुआ है, हिंदू में 2 आर्टिकल्स है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल फेवर करता है कि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया था ना, इससे ये फायदे हुए हैं, और एक आर्टिकल ना कॉन्स डिस्कस करता है, कहता है कि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है इसके ये नुकसान है और ये इस वजह से गलत है। तो हम भी ना इनको ऐसे ही स्टडी करेंगे हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में कि इस स्टेप के, जो गवर्नमेंट ने अबॉलिश करने का स्टेप लिया था, इसके फायदे क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, किस लिए ये गलत स्टेप था। ऑलराइट, तो हम वो देखते हैं प्रोज सबसे पहले। नाउ जैसा कि आप जानते हो, आर्टिकल जो 35A है वो डील करता है कि J&K में जो J&K के सिटीजन्स के राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट जॉब्स, विद रिस्पेक्ट टू डोमिसाइल वगैरह, जो वहां के सिटीजन्स के राइट्स है ना, वो J&K डिसाइड करेगा। J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली या J&K के
गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, राइट। तो उससे ना आपने जेएनके के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन डाला था कि बाहर का कोई इंसान आके जेएनके में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता तो इंडिया से इतने सारे लोग आ जाएंगे और जेएनके को अपना बना लेंगे, इंडिया बना लेंगे। जेएनके चाहता था ना कि हमारी थोड़ी सी ऑटोनॉमी हो, हमारा थोड़ा स्पेशल स्टेटस हो, राइट। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया। नाउ ये जो लोग प्रोज डिस्कस कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं इसके फायदे हैं, वो कहते हैं 35A ना बड़ा प्रॉब्लमैटिक आर्टिकल था। 35A जो डील करता है कि जेएनके सिटीजन्स के पास, जो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स होंगे, उस स्टेट के डोमिसाइल्ड लोग होंगे, उनके पास क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, उसी में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसी में ही बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था। अब वो डिस्क्रिमिनेशन क्या था? एक तो था इट वाज एंटी विमेन। एंटी विमेन कैसे था? फॉर एग्जाम्पल एक कश्मीरी लेडी है, ठीक है, उसका डोमिसाइल भी कश्मीर का है। अब वो अगर शादी कर लेती है किसी नॉन कश्मीरी से, तो उसके पास जो एज जेएनके सिटीजन राइट्स होने थे ना, वो राइट्स उसके पास खत्म हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी के राइट्स खत्म हो जाते हैं उस लेडी के, क्योंकि उसने किसी और से किसी मेल से शादी कर ली बाहर के जेएनके के। प्लस उसके बच्चे को भी कोई राइट्स नहीं होंगे, उसको जेएनके का सिटीजन नहीं समझा जाएगा, राइट। तो ये एंटी विमेन होएगा। हाँ, अगर कोई जेएनके में आदमी है, वो किसी नॉन कश्मीरी लेडी से शादी करके आ जाता है, तो उसके राइट्स नहीं जाएंगे। ये केस भी उठा था 70s में, एक लेडी थी, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल रही थी, वो कश्मीरी को ही मिल रही थी, राइट। पर पता चला कि उसकी शादी किसी नॉन कश्मीरी से हुई, उससे उसकी वो जॉब छीन ली, कोर्ट में केस गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इट वाज एंटी विमेन। वुमेन डोमिसाइल्ड इन जेएनके मैरिंग समवन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, इसके अगेंस्ट था, ठीक है। प्लस वेस्ट पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं आज, वहां से कुछ हिंदू सिख रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, तो उनमें से कुछ रेफ्यूजीज कश्मीर भी गए थे, उनको जेएनके का डोमिसाइल्ड सिटीजन नहीं दिया जाता। उनके पास वो प्रॉपर्टी और वो जो हिंदू, जो दूसरे नॉन मुस्लिम रिलीजन, वैसे तो मुस्लिम्स भी आए थे कई, पर जो वेस्ट पाकिस्तान के कई रेफ्यूजीज जो कश्मीर में आ गए थे, उनके पास वो राइट्स नहीं है जो जेएनके के सिटीजन के पास है। प्रॉपर्टी हो गया, जॉब्स हो गया, उससे रिलेटेड। तो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज एंड देयर डिसेंडेंट्स, उनके बच्चे जो आज रह रहे हैं, उनके पास वो राइट्स नहीं है 35A के तहत ही, वो सिर्फ वहां के कश्मीरी लोगों के पास ही होंगे, ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक पार्ट था ना आर्टिकल 35A का, वो कहते थे वो एंटी, जैसे कास्टिस्ट डॉक्यूमेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट दलित कम्युनिटीज। नाउ जम्मू एंड कश्मीर जब ऑटोनॉमस स्टेटस उसे दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना और ऑटोनॉमस स्टेट दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ना आपने पंजाब से कई सफाई कर्मचारी बुलाए थे, ठीक है, सफाई वगैरह के लिए। नाउ वो जो सफाई कर्मचारी थे ना, जो पंजाब से बुलाए गए थे 1957 में कश्मीर, वो लोग वाल्मीकि कम्युनिटी को, दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ना। उनको और उनके बच्चों को वो राइट्स नहीं है जो आर्टिकल 35A में कश्मीरी सिटीजन्स को राइट दिए जाते हैं, जबकि वो लोग आपने अपने काम के लिए बुला लिए और उनके बच्चे तो कश्मीर में ही पैदा हुए हैं, पर उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आए, वो कहते हैं कि 35A हटाना बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हट जाती हैं उससे। क्लियर? देन कहा यह जाता है कि जो ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था ना आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को, ये स्पेशल स्टेटस ना इक्वालिटी की फीलिंग के खिलाफ है, राइट, इक्वालिटी के खिलाफ है। बाकी स्टेट्स हैं, उनका अलग स्टेटस है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और कश्मीर का अलग स्टेटस है दिल्ली के साथ, राइट। बाकी जो इंडिया है उसमें बहुत सारे सेंटर की लेजिस्लेशंस अलाउड है, बट कश्मीर में है नहीं। कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट नहीं चल रहा, राइट टू एजुकेशन नहीं चल रहा, चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं आपने चलने दिया, क्योंकि कश्मीर को ऑटोनॉमी जब दी है तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। मेक सेंस? तो इसी वजह से कहा यह जाता था कि अब कश्मीर को आपने यूटी बना दिया, आपने ये दोनों आर्टिकल्स अबॉलिश कर दिए। अब इस वजह से फायदा क्या होगा कि कश्मीर में भी ये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्लस आपको याद होगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किस लिए निकाली गई थी? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, ये थी पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज को पावर देने के लिए। अब ये दोनों जो अमेंडमेंट थी कश्मीर पे लागू नहीं हो रही थी, तो अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे से आ पाएंगे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और म्युनिसिपैलिटीज अच्छे से आ पाएंगी। अर्बन गवर्नेंस एंड रूरल गवर्नेंस को पुश मिलेगा, ये लोग ये कह रहे हैं। देन जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट चल रही थी ना, तो लद्दाख
पार्ट था J&K स्टेट का। लद्दाख को अच्छा खासा निग्लेक्ट किया जाता था, लद्दाख के पास फंड्स नहीं पहुंचाए जाते थे, लद्दाख की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो अब क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स खत्म हो गए और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, अब दिल्ली, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट जो होगी लद्दाख की डेवलपमेंट पे फोकस कर सकती है, लद्दाख अब निग्लेक्टेड नहीं होगा। देन द अदर थिंग वाज, कहा यह जाता है कि कश्मीरी पंडित्स जो 90s के दौरान 1989-90 में एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग की गई थी, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स को भगाया गया था। कम से कम 4 लाख कश्मीरी पंडित्स वर रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री, ठीक है, इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे। उन कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। कहा यह जाता था जब तक ये दोनों आर्टिकल्स थे ना, तो कश्मीर में जो गवर्नमेंट होती थी वो अच्छे से कश्मीरी पंडित्स की, बिकॉज दे बिलोंग टू अदर रिलीजन हिंदुइज्म, तो उनकी रिहैबिलिटेशन होने नहीं दे रहे थे, कुछ रोड ब्लॉक्स डाली जा रहे थे। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा का पूरा सेंटर के अंडर आ गया, अब कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन हो सकती है। प्लस कहा यह जा रहा है कि और बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, स्कूल्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी एड्रेस होंगे। जब तक 370 था या 35A था, ये इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे थे। क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में क्या है? एक, कहा यह जाता है कि कश्मीर को जो ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया था ना, कि कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन लेके आए थे आर्टिकल 370 में स्पेशली और 35A में भी, ये जो स्पेशल प्रोविजंस लेके आए गए थे ना, ये क्यों आए गए थे? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी, हरि सिंह थे जो राजा, उन्होंने कहा था कि मैं इंडियन गवर्नमेंट में तभी आऊंगा अगर मेरा ऑटोनॉमस स्टेचर को रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो उन्होंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है उसको इंडिया का पार्ट बनाने के लिए इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन करा, विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अपने प्रॉमिस पे पूरा उतरने के लिए कि हाँ हम कश्मीर की ऑटोनॉमी का ध्यान रखेंगे, उसे इंडिया का पार्ट भी बनाएंगे पर ऑटोनॉमी का ध्यान भी रखेंगे, उसके लिए 370 और 35A आर्टिकल निकाला था। तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बाय आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। तो जो लोग एंटी है ना, जिन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, वो कहते हैं कि इंडिया ने अपना प्रॉमिस खराब करा है। जो प्रॉमिस किया गया था, जो लीगल प्रॉमिस था, जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको खत्म करा है थ्रू अबॉलिशिंग दीज 2 आर्टिकल्स। तो ये एक तरह से प्रॉमिस ब्रेक करने वाली बात होगी। अलेजिडली अगेंस्ट द प्रॉमिस बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट, allegedly against the spirit of federalism. Now spirit of federalism का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जितनी भी पावर्स होती है ना गवर्नमेंट की, वो डिवाइड की जाएंगी। जो भी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट के पास, that will be divided between center and state. ये तो एक नॉर्मल फेडरलिज्म की एक तरह से डेफिनेशन होगी, बट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की आत्मा क्या कहती है? फेडरलिज्म की आत्मा ये कहती है कि स्टेट के जो पावर्स हैं, ठीक है, वो स्टेट ने अचीव करे हैं विद एन एग्रीमेंट विद सेंटर। सेंटर जो होगा वो स्टेट के एरिया ऑफ डोमेन में, जो जहां उसकी पावर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और स्टेट सेंटर के एरिया ऑफ डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगी। बट जैसे ही आपने जो कश्मीर के पास जो पावर्स थी अंडर फेडरलिज्म, वो हटा दी, उसे यूनिलैटरली आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, कश्मीर के डोमेन में आपने इंटरफियर करा है, उससे उसकी पावर्स छीन ली, वहां की स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आपने उनकी पावर्स छीन ली। तो दिस इज, वैसे तो लीगली बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट कहा यह जा रहा है कि लीगैलिटी पे नहीं हम जा रहे, हम जा रहे हैं कि यू आर अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। एंड स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज कि आप स्टेट्स के डोमेन में एंटर नहीं करोगे। आपने तो स्टेट्स का डोमेन ही खत्म कर दिया, आपने स्टेट ही खत्म कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूटी बना दिया, ठीक है, ये कहते हैं। प्लस जो लोग J&K की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट थे ना, जो J&K की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट, जो कहते थे 370 होना ही नहीं चाहिए, जो शुरुआत से कह रहे हैं, वो रीजन पता क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स भी तो फेडरल है, फिर बाकी स्टेट्स को इतनी ऑटोनॉमी क्यों नहीं है जितनी J&K को है? या इफ आई फ्लिप दिस आर्ग्यूमेंट कि बाकी स्टेट्स के पास कि J&K के पास इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी क्यों है, बाकी स्टेट्स पे कम है, ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि J&K की भी ऑटोनॉमी एट पार विद अदर स्टेट्स करनी चाहिए। उसको ना इन लोगों ने एक नाम दिया था, उन्होंने कहा था ये फेडरलिज्म तो है,
कि बाकी स्टेट्स का अपना डोमेन है, J&K का अपना डोमेन है, फेडरलिज्म तो है, बट ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। एसिमेट्रिक मतलब सिमिट्री नहीं है, बाकी स्टेट्स का अलग स्टेटस है फेडरलिज्म में, J&K का अलग है। तो ये लोग कहते थे कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की कोई जगह नहीं है, एक देश एक संविधान ये होना चाहिए, वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 370 J&K के पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक है, इंडिया में किसी और स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक नहीं है। सारी स्टेट्स में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, J&K में चलता था इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी, राइट। तो एक तरह से आपने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, बाकियों को आपने नॉर्मल रखा हुआ है। तो ये सिमिट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। तो कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म गलत चीज है, इसलिए हम 370 के खिलाफ हैं। नाउ जो लोग 370 की अबॉलिशन के अगेंस्ट है ना, वो कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म तो इंडिया में है ही है। हमने मणिपुर को स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म ना हो तो इंडिया इकट्ठा ही ना रह पाए। कुछ एरियाज को इंडिया में इंक्लूड करने के लिए आपको उन्हें स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ते हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं होता तो इंडिया एक यूनियन ही ना बनता। आपको कई स्टेट्स को इंडिया में लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक एग्जांपल है, इसलिए J&K कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। अगर आप कह रहे हो कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है इसलिए हम J&K को नहीं 370 नहीं देंगे, तो एसिमेट्रिक तो कई जगहों पे है, तो बाकी जगहों से भी छीनोगे। और अगर बाकी जगहों से छीन लोगे तो फिर वो ये कहते हैं कि इंडिया की यूनियन ही लास्ट नहीं कर पाएगी। इंडिया में बाकी कई स्टेट्स इसलिए आई हैं क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी का ध्यान रखा जाएगा। नागालैंड में स्पेशल प्रोविजंस हैं, मणिपुर में है। आपने मिजोरम के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, लालडेंगा वगैरह, मिजो नेशनल फ्रंट, उनसे कुछ आपने उनको वादे किए थे, उनको स्पेशल चीजें दी थी, तब जाके मिजोरम में इंसर्जेंसी रुकी थी। तो इसीलिए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कोई रीजन नहीं है। क्लियर? तो ये चीज है। ऑलराइट, अब मेंस में अगर कोई आंसर आ जाता, जनरली ये जो टॉपिक था ना, ये मेंस में क्वेश्चन को आंसर करने के पर्सपेक्टिव से ही था। तो मेंस में अगर कोई पूछ लेते हैं आर्टिकल 370 की अबॉलिशन के ऊपर, तो आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स पता होना चाहिए, फॉर भी पता होना चाहिए, अगेंस्ट भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ जो नेक्स्ट इशू है ना, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे लिए, जो आपके नोट्स में भी दिया होगा, वो आर्टिकल आया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। ना ये एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है, एक इंपॉर्टेंट वीकली न्यूज़पेपर है, जिसके कुछ कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारा नहीं पढ़ना, बट कुछ कुछ आर्टिकल्स हमारी फैकल्टी की नजर में आते हैं, जो हमारी फैकल्टी को लगता है कि आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ना ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, अ पोर्ट्रेट ऑफ डिफेक्शन पॉलिटिक्स, मुझे ये लगता है कि आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट इतना ना हो, बट मेंस के आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एस्से के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई एस्से का टॉपिक आ जाता है तो उसमें इस आर्टिकल से आपको कई मटेरियल मिल सकता है। क्लियर? नाउ इस आर्टिकल को मैं चाहूंगा कि आप खुद से पढ़ो। ये आर्टिकल एक्चुअली डील करता है, मैं आपको चलो ये बता देता हूं कि आर्टिकल डील करता है डिफेक्शन से, और डिफेक्शन के इशू को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा था पिछली वीडियो में। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आप पिछली वीडियो में जो हमने राजस्थान का इशू कवर करा है उसको एक बारी जरूर देख लेना। उसके बाद आई वुड वांट कि आप इस आर्टिकल को पढ़ो ना। आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए ईपीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं इस लेक्चर के साथ, उसी में ही मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं इस पूरे आर्टिकल के, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, प्लस इट विल एक्चुअली हेल्प यू फॉर्मिंग सम आर्ग्यूमेंट्स फॉर योर एसे एज वेल एज मेंस, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना। हो सकता है कि जो हम संडे को मेंस टाइप टेस्ट लें, उसमें जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर में आप इस आर्टिकल से कई आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हो और आपका आर्टिकल अच्छा हो सकता है। Alright, so my request for you guys would be that you please read this article properly. If you have any doubts with respect to defection, then please refer to the previous video जिसमें हमने राजस्थान का इशू कवर करा हुआ है। Alright, now इस वीडियो से रिलेटेड मेंस टाइप क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे होगे, हम अपनी हर करंट अफेयर्स की वीडियो में मेंस टाइप आपको क्वेश्चंस देते हैं। नाउ इस वीडियो से रिलेटेड जो मेंस टाइप क्वेश्चन है मैं आपको नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, एक ही दिन की वेट करनी है, और इस वीडियो से रिलेटेड जो मेंस टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपको आपके संडे के टेस्ट में ही मिल जाएंगे। तो कल जो आपका संडे का टेस्ट होगा उसी में ही आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी मेंस टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपने अच्छे से टेस्ट देना है
और अगर आपका रैंक टॉप 50 में था हमारे प्रीवियस प्रीलिम्स टेस्ट में, तो वो आपसे हम पर्सनली आपके लिए वो आपका आंसर हम पर्सनली इवैल्यूएट भी करेंगे। नॉनदलेस इस वीडियो से रिलेटेड और जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड जो मेंस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके मॉडल आंसर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। All right, so that's it from my side, guys. I hope you liked the lecture. If you still have any doubts, then like always, please write those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.